नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। तो हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे आर्टिकल 33 और 34। और इससे पहले की जो रामायण है हमने कवर कर लिया है आर्टिकल 31 तक, ठीक है। 32 भी हमने कवर कर लिया है, और जितना भी संवैधानिक विकास क्रम है वो सब हमने पहले के जो वीडियोस है, ये लगभग आपका ये 9वां वीडियो होगा। तो 8 वीडियो में हमने सब कुछ जितना भी इससे पहले का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हुई है वो सब हमने कवर कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट कि आर्टिकल 33 और 34 से संबंधित क्या क्या प्रोविजंस है। 33 क्या बात करता है कि संसद को मूल अधिकारों, एक मिनट, संसद को मूल अधिकारों, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों पर लागू होने के उपरांत करने की शक्ति प्रदान करना, ठीक है। कहने का मतलब है कि संसद क्या करेगी, मूल अधिकार और सशस्त्र बल जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, ठीक है, और पब्लिक अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने वाले जितने भी जो हमारे फोर्सेज है उन पर लागू होने के उपरांत करने की ये शक्ति प्रदान करता है। किनको? हमारे आर्म फोर्सेज को, ठीक है। तो इसके अपवाद क्या क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। संसद ऐसे सेवाएं में काम करने वाले पदाधिकारियों या कार्मिक या फिर ऐसे एम्प्लॉय के संबंध में भाग 3 के वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुपयोग को सीमित कर सकती है अथवा संशोधित भी कर सकती है, ठीक है। मतलब ये सब क्या है कि संसद के ही हाथ में, संसद हमारी संप्रभु है कानूनों को बनाने में, कानून को हटाने में, कानून में संशोधन करने में, ठीक है। तो हम संप्रभु इस मामले में किसको मानेंगे? संसद को, ठीक है। तो सशस्त्र बलों से संबंधित और पदाधिकारी और उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी कानून होंगे उसमें संशोधन करने की शक्ति किसमें होगी? संसद के अंदर, ठीक है। लोक व्यवस्था के पोषण से जुड़े एवं सरकारी कर्मचारी व अधिकारी से संबंधित मामलों में, ठीक है, राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या संगठन जिसका उद्देश्य आसूचना तथा आसूचना। तो आसूचना क्या चीज होती है? आसूचना होती है कि जो खुफिया जानकारी होती है, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्रेट, जो भी कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आसूचना। और प्रतिसूचना क्या होती है? जो भी क्रियाकलाप शत्रु की जानकारी की दृष्टि से, ठीक है, जानकारी लेने की दृष्टि से या फिर जानकारी करने वाले, जानकारी करने वाले काम को करने वाले ऐसे अधिकारी व कर्मचारी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो कोई ऐसा अधिकारी जो शत्रु देश में या फिर शत्रु की जो जानकारी इकट्ठा करता है उसको प्रति आश्वासना करता है, ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो राज्य द्वारा गठित किसी ब्यूरो या बल में कार्य करते हैं और जिनके ऊपर इनसे संबंधित संचार तंत्र को बनाए रखने का दायित्व है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी संसद क्या कर सकती है? उनके बारे में कानून बना सकती है, कानून हटा सकती है, कानून में संशोधन कर सकती है। भारतीय संसद ने क्या किया है? उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कौन कौन से अधिकारों का मैंने अभी बताया कि पहला तो है कि सशस्त्र बलों से संबंधित जो भी पदाधिकारी है, ठीक है, या फिर जो भी ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉय या फिर लोक व्यवस्था को पोषण से जुड़े हुए ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर ऑफिसर, ठीक है, या फिर अधिकारी राज्य द्वारा स्थापित किसी ऐसे ब्यूरो या संगठन जिसका उद्देश्य आसूचना और प्रतिसूचना लाने का हो, ठीक है। जो हमने आसूचना और प्रतिसूचना को हमने समझ लिया है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो राज्य द्वारा गठित किसी ब्यूरो या फिर बल में कार्य करते हैं या ऐसे फोर्सेज में कार्य करता हो और जिसके ऊपर इनसे संबंधित संचार तंत्र को बनाए रखने का दायित्व हो, तो उनके संबंधों में कानून बनाने और
सीमित करने या फिर उसमें संशोधित करने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1950 में आर्मी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट पारित किया गया था संसद के द्वारा। 1957 में फिर क्या है कि एक इसके अलावा एक नेवी एक्ट को भी इनेक्ट किया गया था। 1951 में सिविल सेवा नियम भी बनाया गया था। ठीक है, और 1954 में अखिल भारतीय सेवा नियम मतलब कंडक्ट क्या किया गया था, पारित किया गया था। 1955 में सिविल केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियम एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे और 1956 में रेलवे सेवा नियम पारित किया गया था। इन्हें जरूरत के हिसाब से बाद में भी क्या किया गया है, धीरे धीरे सीमित किया गया या फिर संशोधित किया गया समय के अनुसार। ठीक है, तो संसद को मूल अधिकारों, सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों पर लागू होने वाले जो जितने भी उपांतरण है उनको जो इम्प्लीमेंट करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जो ये 33 आर्टिकल हमारा संविधान का 33 ये बात करता है। एक केस की बात है कि डी सिल्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यूपीएससी क्या है कि एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। किसको देगी एडवाइजरी? संसद को या फिर राष्ट्रपति को। ठीक है, गवर्नमेंट इनके प्रॉमिस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये सिर्फ दिस इज ओनली एडवाइजरी बॉडी, नॉट पार्लियामेंट इज नॉट अबाइड टू कंसिडर हिज एडवाइजरी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि इसका कंसिडर नहीं कर सकते इनकी सॉरी संसद या फिर गवर्नमेंट इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है कि जो बात करते हैं कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, तो इनमें से कौन कौन से अधिकार है? एक तो 15 हमने बात की थी पहले, एक 16, ठीक है, 16, 18, एक 2, ठीक है, 19, 29, 30, इसके अलावा 32, ठीक है, और एक हमारा एक छूटा है 19 2 और एक हमारा 15 1। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किनको प्राप्त है? ये सारे 15, 16, 18, 1, 2, 19, 29, 30, 32, 29, 2, 15, 1। तो ये सिर्फ किसको प्राप्त है? ये नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, 19 34 और 35 के संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिसे राज्य विधानमंडल प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्ति है? संसद को। ठीक है, तो अब हम इसको निष्कर्ष क्या निकलता है रिट से, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने रिट को कवर किया है। तो निष्कर्ष तो अनुच्छेद 32 और 256 में बात करते हैं। मूल अधिकारों का ये क्या करता है? प्रवर्तन होता है, मतलब मूल अधिकारों का ये लागू करवाता है। तो 32 भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके कुछ बिंदु निम्नलिखित है। समावेशन का अधिकार, अनुच्छेद 32, एक मिनट, अनु 32(1) के अनुसार नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में उचित कार्यवाही के माध्यम से मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए समावेदन करने का मतलब रिट लगाने का अधिकार देता है। यह समावेदन करना स्वयं में एक मूल अधिकार है। रिट या निर्देश का अधिकार 32(2) में कहा गया कि यदि किसी याची का मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगा सकता है और उच्चतम न्यायालय रिट या निर्देश जारी करने से इनकार नहीं कर सकता। आधिकारिकता की सीमा, अनुच्छेद 32(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति बहुत विस्तृत है और इसका अधिकार संपूर्ण भारत पर लागू होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री जो शक्ति है वो क्या है? 32(4) में आता है। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन
संसद द्वारा विधि विधि द्वारा अनुच्छेद 140 के अंतर्गत इससे अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो वैसे तो संसद मूल अधिकारों उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस संबंध में क्या है कि उच्च न्यायालय होते हैं उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी हम उसको भी देखेंगे। 226 के अंतर्गत आता हो संविधान का मूलभूत ढांचा 32(5) के अनुसार, अनुच्छेद 32(5) के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता संविधान के मूलभूत ढांचे का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग माना गया। ठीक है, अनुच्छेद 26 किस चीज की बात करता है? ये भी वही बात करता है, लेकिन इसमें स्पेशल बात क्या है कि ये मूल अधिकारों के अलावा और दूसरे मामले में भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। समावेदन का अधिकार क्या है? 26(1) के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार नहीं देता, लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकार से भिन्न प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो 226 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? संविधान मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि ये क्या कि दूसरे प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिट के साथ साथ ही अलग प्रयोजनों, क्योंकि इसी मामले में क्या है कि जो 226 है उच्च न्यायालय का ये अधिकार, उच्च न्यायालय का ये जो प्रोविजन है 226 है, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा इनको अधिकार दिया गया। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार 226(2) में कहा गया है कि यदि कोई याची अनुच्छेद 226 के अंतर्गत समावेदन करता है तो उच्च न्यायालय उचित समझे तो रिट या निर्देश जारी कर सकता है या इनकार भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ठीक है, अधिकारिता की सीमाएं 226(3) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की अधिकारिता सीमित है, यह केवल अपनी अधिकारिता के भीतर ही रिट जारी कर सकता है। ठीक है, व्यापकता की शक्ति क्या है? 226(4) में कहा गया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति कहीं अधिक व्यापक है, यह मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी व्यापकता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, संविधान का अभिन्न भाग 226(5) में स्पष्ट कहा गया कि अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए समावेदन करने के अधिकार की प्रत्याभूति नहीं देता, मतलब एक गारंटी नहीं देता, इसलिए इसे संविधान के मूलभूत ढांचे का अभिन्न अंग नहीं माना गया। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं है कि आपके मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, जरूर है कि ये आपके समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो होता है वो उसकी इच्छा पे के अनुसार होता है कि आपका प्रतिवेदन या फिर समावेदन ले सकता है या फिर उसके लिए इनकार भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या होता है, लास्ट रिजोर्ट है, उसके ऊपर कोई भी हमारे न्यायालय की कोई शाखा नहीं है। ठीक है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए उसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसको इस वजह से ही कहा जाता है कि उससे सुप्रीम कोई नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? 32 और 226 भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार देता है, जिससे वह मूल अधिकारों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, भाग 3 के बाहर अधिकार कौन कौन से? भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और गैर मूल अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों के समग्र विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ इन अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो 265 किस बारे में कहता है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार के बिना आरोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता, इससे कराधान में न्याय सुनिश्चित होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी टैक्स तब लगा सकता है जब उसके बारे में कोई कानून बना हुआ हो। ठीक है, कानून के अंतर्गत ही आपसे कोई भी संस्थान टैक्स ले सकती है या फिर स्टेट टैक्स ले सकता है। 300 का क्या कहता है कि बिना विधि के प्राधिकार के, बिना लॉ के अथॉरिटी के किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है,
अब ये क्या है कि लीगल जो 300 का है वो सिर्फ लीगल राइट है, पहले ये क्या था, मूल अधिकार था, ठीक है। 301 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 325 और 326 राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है नागरिकों को। प्रत्येक भारतीय नागरिक को वयस्कता की अवस्था में बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। ये लोकतंत्र में समानता का आधार है, ठीक है। तो इक्वलिटी, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी इक्वलिटी के लिए 326 और 325 और 326 का प्रावधान किया गया है वोटिंग करने का, ठीक है। वयस्कता के आधार पर वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अधिकारों का उल्लंघन, इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। इसके बजाय उसे सामान्य मुकदमों या अनुच्छेद 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय में जाना होगा, ठीक है। तो अब मूल अधिकारों का महत्व क्या है? अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, व्यक्तियों की भौतिक और नैतिक सुरक्षा प्रदान करता है, विधि के शासन की स्थापना करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सम्मान प्रदान करता है, मौलिक अधिकार सरकार के शासन पर नियंत्रण करता है, धर्मनिरपेक्ष छवि बनाता है हमारे देश की, ठीक है। सामाजिक समानता और न्याय सुनिश्चित करता है और राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली में भागीदारी को भी मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पूरे मौलिक अधिकार यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो 20-22 जजमेंट है। तो पहला जो जजमेंट आता है वो आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ठीक है। तो इसको खत्म कर लेते हैं अपन। ये मामला क्या होता है कि इस केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का ये मामला होता है। इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जा सकता है, ठीक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन की शक्ति संसद को सीमित करते संसद की शक्ति को सीमित करते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया था और बेसिक स्ट्रक्चर को संसद क्या नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है। यह मामला संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से संबंधित है और इसका मुख्य उद्देश्य संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करना। तो बेसिक जो इस मामले का जो पर्पस था, इस मामले का जो जजमेंट था वो किस पे था कि संसद की शक्ति जो आर्बिट्रेटरी शक्ति होती है, जो सर्वोपरि शक्ति होती है संसद की, उसको सीमित करना। सीमित किस आधार पर करना कि केशवानंद भारती वाले केस में संसद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का की अवधारणा दी है और उस बेसिक स्ट्रक्चर में संसद कोई भी नेगेटिव या फिर उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है? केरल राज्य द्वारा लागू भूमि सुधार कानूनों के तहत केशवानंद भारती, जो कि एक धार्मिक मठ के प्रमुख थे, की संपत्तियों का अधिकार किया जा रहा था। केशवानंद भारती ने इसे चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सही कर लेता हूं मैं।
ये सही कर दिया मैंने फॉन्ट को। तो ये मामला क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि केरल राज्य द्वारा, एक मिनट, लागू भूमि सुधार कानूनों के तहत केशवानंद भारती, जो कि एक धार्मिक मठ के प्रमुख थे, उनकी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा था। केशवानंद भारती ने इसे चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। इस वाद का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित असीमित शक्ति है, या क्या संविधान के मूल तत्व ऐसे हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वाद में ये मामला सामने आता है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्ति है, या फिर संविधान के कुछ मूल तत्व ऐसे हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये मुख्य प्रश्न क्या थे, क्या संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने का असीमित अधिकार, क्या संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था इस मामले में, इस मामले में 13 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ी पीठ थी। ठीक है, तो ये भी आपका याद रखने योग्य फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने संसद को संविधान को परिवर्तन करने का अधिकार तो दिया है, ठीक है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। ठीक है, मूल ढांचे के सिद्धांत में कौन कौन से तत्व शामिल किया इन्होंने इस मामले के तहत, संविधान की सर्वोच्चता को, भारत का लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघीय ढांचा, भारत की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य का जनादेश और पंथ निरपेक्षता। तो ये चीजें क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर में इन चीजों को रखा गया है। ठीक है, और इनको संसद क्या नहीं कर सकती है, इनको परिवर्तन नहीं कर सकती, इनको बदल नहीं सकती। तो परिणाम क्या होता है, इस फैसले ने संविधान के प्रति संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद के मामलों में इस सिद्धांत का कई बार हवाला दिया गया और यह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक स्थायी सिद्धांत बन गया। ठीक है, महत्व क्या है इस मामले का, यह मामला भारतीय संविधान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, केशवानंद भारती वाद के फैसले ने भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली को मजबूती प्रदान की और संविधान की स्थिरता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। ठीक है, तो ये क्या है कि लैंडमार्क जजमेंट था भारतीय संविधान को परिवर्तन होने से बचाने के लिए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन जो हमारे बेसिक जो प्रावधान थे भारत देश को चलाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करता है ये वाला केस। ठीक है, अब आता है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद 1975 में। यह मामला किस चीज का था, चुनावी धांधली से जुड़ा हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के चुनाव प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इस केस ने। इस मामले में न्यायालय ने लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की महत्व पर जोर दिया। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद भारत के संविधान और राजनीति में यह ऐतिहासिक मामला था। इस वाद का केंद्र बिंदु इंदिरा गांधी की 1971 में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन में जीत और उस जीत को चुनौती देने वाला मुकदमा था। पृष्ठभूमि क्या थी, राजनारायण जो समाजवादी पार्टी के नेता और इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उम्मीदवार बने थे, और इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो बेसिकली क्या था कि इनके पास क्या थी, एक सरकारी एम्बेसडर थी। ठीक है, तो
उसका कहीं एक दो बार वहां पे इन्होंने रायबरेली के अंदर क्या किया था, दौरा किया था। ठीक है, इलेक्शन के दौरान सरकारी काम या फिर इसके इनके काफिले में वो गाड़ी दिखाई दी थी सरकारी। ठीक है, तो इस बेसिस पे ही राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या किया है, इनको चुनौती दे दी कि इन्होंने क्या, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी को चुनाव में यूज किया है, उसका दुरुपयोग किया है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण की दोषी है और उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द किया जाता है। साथ ही उन पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, ये वाद था राजनारायण वाला। और चुनाव में उन्होंने क्या किया था, एक गाड़ी थी एम्बेसडर, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का यूज किया। ठीक है, मुख्य आरोप इनके ऊपर क्या था, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और धन और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इलेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इसी बीच 25 जून 1975 को ये आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हाई कोर्ट से डिसीजन आने के बाद में इन्होंने कहाँ पे अपील की, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अगले दिन ही क्या कर देती है इंदिरा गांधी, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने संविधान के 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर रखा गया। तो ये जो प्रोविजन था, ये क्या था, ये एक हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक दब्बा था हमारे लिए कि हाई कोर्ट का डिसीजन था और सुप्रीम कोर्ट में अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई भी मामला हो तो उसके बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए था इंदिरा गांधी को। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रक्षा और प्रतिरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनावों को न्यायिक पुनरावलोकन की जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन चीजों से बाहर रखने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट लाया, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनावी आरोपों को बरकरार रखा, लेकिन आपातकाल और संविधान संशोधन के कारण इंदिरा गांधी पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये खुद को बचाने का क्या था, ये एक हम मान सकते हैं कि हथकंडा था ये इंदिरा गांधी ने ये अपनाया था, जो सरासर उचित नहीं था। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा इसका, इस वाद ने भारत में आपातकाल घोषणा उससे जुड़े संवैधानिक विवादों को जन्म दिया। आपातकाल 1975 से 77 के बीच चलता है। सरकार ने नागरिक अधिकारों पर अंकुश लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया था इस आपातकाल के दौरान। ठीक है, लोकतंत्र और कानून का शासन, इस मामले में भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक प्रणाली की भूमिका और स्वतंत्रता को के महत्व को रेखांकित किया। यह मामला कानून के शासन और न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता पर जोर देता है। मूल ढांचे का सिद्धांत, क्योंकि ये न्यायिक पुनरावलोकन और रूल ऑफ लॉ क्या है कि ये तो मूल ढांचे का सिद्धांत है और इसको चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है इस वाले मामले में, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इसको चेंजेस कर दिया था, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए थे। इंदिरा गांधी ने चुनाव से संबंधित मामले को पुनर्न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर करने के लिए संविधान में संशोधन किया था, लेकिन बाद में संशोधन असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, मूल ढांचा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले ही जो केशवानंद भारती वाले मामले में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर सरकार कोई भी परिवर्तन, स्टेट कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मामला संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इस मामले से, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायणवाद भारतीय राजनीति और न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह मामला आपातकाल की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इससे भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन के लिए एक मील का पत्थर माना गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण वाले मामले में 1975 का ये मामला है और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और क्यों लगाया गया था और इसके एवज में
नेहरू इंदिरा गांधी ने क्या किया था वो भी हमने इस इस मामले से इस मामले के संबंध में क्या क्या बात निकल के आई थी। भारत एक संप्रभु और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रोवाइड करवानी चाहिए नागरिकों को। कानून का शासन होना चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होना चाहिए। तो इस मामले में ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आते हैं 1980 में मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या करता है, सीमित करते हुए कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। यह मामला संविधान संशोधन की शक्ति और इसके सीमाओं पर केंद्रित था। तो हमने यही मामला किसमें पढ़ा था, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ। ठीक है, सॉरी केरल राज्य। ठीक है, तो मिनर्वा मिल वाला मामला क्या था, भारतीय संविधान के इतिहास में यह महत्वपूर्ण मामला है जिसमें संविधान के संशोधन की सीमाओं और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार पर विचार किया गया। यह मामला भारतीय लोकतंत्र में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को और भी स्पष्ट करता है, जो पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1977 के मामले में प्रस्तुत किया गया था। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, मिनर्वा मिल्स एक कपड़े की मिल थी जिसे सरकार ने 1970 के औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया था। कहने का मतलब है कि नेशनलाइजेशन इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है, मिल के मालिकों ने सरकार के इस फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में संविधान के 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिससे संसद को असीमित शक्ति प्रदान की थी ताकि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके और उन्हें लागू कर सके। 42वें संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 31C में बदलाव किया, जिससे संसद को यह अधिकार मिला कि यदि वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से कोई कानून बनाती है तो उस कानून को मौलिक अधिकारों की दृष्टि से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 31C में बदलाव किया था। ठीक है, तो ये क्या किया था इन्होंने, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के दौरान अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, या फिर ये जो मामला है ये न्यायिक समीक्षा से बाहर इसको रखा गया है। ठीक है, मुख्य मुद्दे क्या क्या थे इस मामले में, संविधान संशोधन की सीमा क्या क्या है और न्यायिक पुनरावलोकन पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे का सिद्धांत असीमित संशोधन की शक्ति से संरक्षित है या नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था इस मामले में, 5 जजों की संविधान पीठ थी ये। 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 और 55 को असंवैधानिक घोषित किया गया। यह संशोधन संसद को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने की शक्ति देता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, इसे हटाया या सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, इसे सरकार द्वारा रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अदालत ने यह भी कहा कि संसद को नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का अधिकार है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस मामले में इन्होंने यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वाली बात को नकार दिया है कि अगर 31C में जो प्रोविजन किया गया था कि मौलिक अगर डीपीएसपी को लागू करते समय डीपीएसपी को लागू करने वाले कानूनों से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसमें डीपीएसपी के कानूनों को ही ऊपर माना जाएगा, लेकिन न कि मौलिक अधिकारों को। तो इस मामले को, इस प्रोविजन को ये नलीफाई करता है कि नहीं, मिनर्वा मिल्स बोलता है कि नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये फेयर नहीं है। ठीक है, और उल्लंघन आप नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों का। तो 31C को इन्होंने नलीफाई किया है। संविधान संशोधन की सीमाएं क्या है, इस मामले में ये स्पष्ट किया है कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति क्या है, सीमित है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती।
न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का एक स्थायी और आवश्यक हिस्सा माना गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून संविधान के अनुरूप हो। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर रखा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के नाम पर मौलिक अधिकारों का हनन न करे। तो इस मामले में निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय संविधान के इतिहास में यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इससे संविधान के मूल ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की, न्यायिक पुनरावलोकन की महत्ता को फिर से स्थापित किया गया। यह मामला भारतीय लोकतंत्र में संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको सीमित किया गया और न्यायिक पुनरावलोकन को फिर से बहाल किया गया। ठीक है, ये मामला मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाने पर आधारित था। इन दोनों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें किसमें कहा गया है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ये तीनों चीज सामने निकल के आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट के जो जजमेंट है हम अगले वीडियो में इनको कवर करेंगे। आज हम यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ समझ में नहीं आता, कुछ केस से संबंधित रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है, और नहीं करें तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम तो वैसे भी वीडियो डालेंगे ही। तो धन्यवाद दोस्तों।